हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे चल रहे होंगे। मेरा नाम है आकाश सूर्या एंड आप सबका फिर से वेलकम है हमारी लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम आपको बेसिक टू एडवांस लेके जा रहे हैं इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो आपको लेक्चर नंबर 6 तक मैंने बढ़ा दिया था, ये है लेक्चर नंबर 7। तो अगर आप मुझको पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन पीडब्ल्यूडी उत्तराखंड एज एन असिस्टेंट इंजीनियर। आई हैव क्वालिफाइड ऑल द एग्जाम जिनकी आप सब प्रिपरेशन करते हैं। वेरियस स्टेट एग्जामिनेशन, आपका बार्क हो गया, इसरो हो गया, ये सब एग्जामिनेशन मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने इस पॉइंट तक बढ़ा दिया था कि आपका जो ट्रू स्ट्रेन था उसका फॉर्मूला था एल एन एल नॉट, सॉरी एल बाय एल नॉट। ये मेरे पास फॉर्मूला था मेरे किसका, ट्रू स्ट्रेन का। ठीक है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो भैया देख लेना एग्जाम, गेट के एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है। अगर आप ईएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है। अगर आप यूपीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चन बन रखा है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आप जो कर रहे हैं, एक मिनट, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आप कर रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया होगा। अब मैं जैसे महाराष्ट्र में मेरे को मराठी नहीं आती, मैंने कभी उसके लिए अप्लाई नहीं करा है। ठीक है ना। केरला में मेरे को लोकल लैंग्वेज नहीं आती, मैंने कभी स्टेट का एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करी है। तो लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना यहां पे टाइम बर्बाद करें। तो हम यहां पे जानना चाहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, दोनों आप अच्छी तरह जानते हैं। अब मुझे उनके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक बार है जिसका इनिशियल एरिया जो है वो आपका ए नोट है, जिसकी इनिशियल लेंथ जो है वो आपकी एल नोट है। आपने इसके ऊपर इस तरीके से टेंसाइल लोड लगाया जिसकी वजह से इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई है। इसकी लेंथ जो है वो कुछ इंक्रीज हो गई है कुछ इतनी, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कुछ डिक्रीज हो गया है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कुछ डिक्रीज हो गया है, और वो मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल जो यहां पर एरिया है वो मान लीजिए ए है, और जो लेंथ है वो आपकी एल है। मैं यहां पे एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि इस बार का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। एक्चुअल में होता है, ठीक है, आपकी यील्डिंग प्रोसेस में नहीं होता है, लेकिन बाकी जो होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक आपका यहां पर एरिया चेंज होता, सॉरी वॉल्यूम चेंज होता है। लेकिन मैं यहां पे एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि वो कांस्टेंट है। अगर आपका यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं, ए नॉट इंटू एल नॉट इज इक्वल टू ए इंटू एल। भैया सिलेंड्रिकल बार था, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ आपका सेम रहेगा। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर मैं एरिया को लिख सकता हूं ए नॉट इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय एल। क्लियर है। चलिए, यहां पर मेरा जो एल है ये मेरा यहां पे फाइनल लेंथ है। क्लियर है, मतलब इंस्टेंटेनियस लेंथ भी अगर होगा तब भी चल जाएगा। आप इसको खींच रहे हो किसी भी इंस्टेंट पे कितनी लेंथ है उसको भी अगर मैं एल बोल दे रहा हूं तब भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो यहां पर आपकी ये जो एल होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एल नॉट प्लस माइनस चेंज इन लेंथ। अरे भैया खींच रहे हो तो प्लस हो जाएगा, फाइनल लेंथ विल बी इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। अगर कंप्रेशन कर रहे हो तो आपका फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, इनिशियल लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ। वही मैं बोल रहा हूं, अगर टेंसाइल लोडिंग लगा रहे हो तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। अगर कंप्रेशन लोडिंग लगा रहे हो तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी, इनिशियल लेंथ माइनस चेंज इन लेंथ। क्लियर है, इसलिए मैंने प्लस माइनस लगा दिया वहां पर। चलिए, तो यहां पर अगर थोड़ा सा, यहां पर अगर मैं ए को, अरे ए को लिखना चाहूं तो क्या मैं उसको इस तरीके से लिखता हूं, ए नॉट, अरे ये कौन सा इशू हो जा सेलेक्ट, मत परेशान कर दिया। तो ए को मैं यहां पे लिख सकता हूं
ए नॉट इंटू एल नॉट डिवाइडेड बाय, नीचे से मैं एल नॉट कॉमन ले रहा हूं, एल नॉट इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। ऐसा मैं लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। तो एल नॉट से एल नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां पर ए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन एल। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये मेरे पास यहां पर फॉर्मूला बनकर आ जाता है, कृपया करके अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाएगा। क्लियर है? तो अगर यहां पर टेंसाइल लोडिंग आई तो प्लस आ जाएगा, कंप्रेशन लोडिंग आ रही है तो माइनस आ जाएगा, इतना सा आपको याद रखना है। तो ये तो रिलेशनशिप आ गया बिटवीन योर इंस्टेंटेनियस एरिया एंड योर इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन हमें यहां पर रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में नहीं चाहिए था। हमें जो रिलेशनशिप चाहिए था वो चाहिए था बिटवीन ट्रू स्ट्रेस एंड योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो मैं यहां पे ट्रू स्ट्रेस को, सॉरी इंजीनियरिंग स्ट्रेस को लिख सकता हूं फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया। ठीक है? और जो मेरा ट्रू स्ट्रेस होगा उसको मैं लिख सकता हूं फोर्स डिवाइडेड बाय ट्रू एरिया। क्लियर है? या फिर इंस्टेंटेनियस एरिया। तो यहां पर जो मेरा एरिया है इसको मैंने अभी अभी निकाल के रखा है, ए इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन एल। ये अभी अभी निकाल कर रखा है मैंने। ठीक है? चलिए, तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं तो मेरा यहां पे क्या आ जाएगा, P डिवाइडेड बाय ए नॉट बाय 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन एल। ये जो डिवाइड में है ये ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन एल डिवाइडेड बाय ए नॉट। और P बाय ए नॉट, P बाय ए नॉट इज योर, P बाय ए नॉट इज योर क्या है, सिग्मा नॉट, दैट इज योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो मैं यहां पे सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन एल लिख सकता हूं, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है? ये इन दोनों के बीच में यहां पे रिलेशनशिप है, कृपया करके डायरी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर एक और चीज देखिए, ये तो रिलेशनशिप आ गया बिटवीन योर ट्रू स्ट्रेस एंड योर इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अगर मेरे को यहां पे रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन माय ट्रू स्ट्रेन एंड माय इंजीनियरिंग स्ट्रेन, तो क्या मैं उसको निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं। कैसे? एप्सिलॉन टी का फॉर्मूला बताया था मैंने, जो मेरा ट्रू स्ट्रेन था वो कितना था, नेचुरल लॉग एल डिवाइडेड बाय एल नोट। तो एल को मैं यहां पे लिख सकता हूं, एल को मैं यहां पे लिख सकता हूं एल नॉट प्लस माइनस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नोट। हाँ या ना, लिख सकता हूं? थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको दिखे मेरे। ठीक है, लिख सकता हूं। अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं तो क्या ये इस तरीके से हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नोट। हल हो जाएगा। तो डेल्टा एल बाय एल नोट कितना है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना है, दिस इज योर नॉमिनल स्ट्रेन। तो मेरा यहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या फिर नॉमिनल स्ट्रेन यहां पर आ जाएगा। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। ये दो फॉर्मूले आपके यहां पे तैयार हो गए हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, यहां पर एक और चीज देखिए, यहां पर हमने जो रिलेशनशिप निकाला था वो निकाला था लेंथ के टर्म में। क्या हम डायामीटर के टर्म में भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? ये हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा उसको देख लीजिए। यहां पर मैंने एप्सिलॉन, जो मेरा ट्रू स्ट्रेन है उसको लिखा है नेचुरल लॉग एल डिवाइडेड बाय एल नॉट। ये मुझे चाहिए किसके टर्म्स में, ये मुझे चाहिए आपके डायमीटर टर्म्स में। तो यहां पे अगेन मैं वो एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए नोट इंटू एल नोट इज इक्वल टू ए इंटू एल। ए नोट को मैं लिख सकता हूं मेरा पाई बाय 4 इंटू डी नोट का स्क्वायर, भैया क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होगा क्योंकि सिलेंड्रिकल बार है, इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू एल। तो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 यहां पे कैंसिल हो जाएगा और आपका यहां पर एल बाय एल नॉट कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा डी नॉट बाय डी का होल स्क्वायर।
डी नॉट बाय डी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास यहां पर निकल कर आ जाएगा। तो मैं इसको यहां पर इस तरीके से बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब इसको उठा के मैं वापस रख रहा हूं फॉर्मूले में, तो यहां से इसको उठा के वापस इस फॉर्मूले में रखिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग डी नॉट बाय डी का होल स्क्वायर। और ये आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग डी नॉट बाय डी, ठीक है। तो ये फॉर्मूलेज आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, किसी ना किसी एग्जामिनेशन में दे दिए जाएंगे। भैया रिलेशनशिप क्या होता है इनके बीच का, देखो 1 मार्क क्वेश्चन तो बन सकता है बहुत आराम से फॉर्मूले के ऊपर ही। क्लियर है? चलिए, आई होप ये बात आपको अच्छी तरह क्लियर होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या कर लिया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझ लिया है, माइल्ड के लिए पढ़ लिया है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ लिया है, कंप्रेशन में पढ़ लिया है, और हमारे यहां पे टेंशन में भी पढ़ लिया है। अब हम आते हैं हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एल्यूमिनियम। क्योंकि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, इनमें क्या होता है, डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको यहां पर माइल्ड स्टील में डेफिनेट यील्डिंग दिखाई दे जा रही है, यील्ड स्ट्रेस आपको मिल जाता है कि कहां से यील्डिंग शुरू हो रही है, लेकिन आपको सुबह सुबह ही कॉल आनी शुरू हो जाती है ऑफिस से, कोई नहीं। चलिए, तो यहां पर आपको क्या है, आपको एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे उसमें डेफिनेट पॉइंट नहीं मिलता है, तो उसका हम कर्व कैसे पढ़ते हैं जरा उसको समझते हैं। एक मिनट, हाँ। तो यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज द कर्व फॉर योर एल्यूमिनियम, दिस इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर योर एल्यूमिनियम। तो इसमें कोई भी आपका डेफिनेट यील्ड स्ट्रेस आपको यहां पे नहीं दिख रहा है जैसे आपको माइल्ड स्टील में मिल रहा था। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो इनिशियल टेंजेंट है, फॉर एग्जांपल एक्चुअल कर्व मैं आपको यहां बना के दिखाता हूं। ये आजा भाई, हाँ। तो इसका एक्चुअल कर्व कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इनिशियल टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इसको जूम करूं, जूम करके सही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे इनिशियल टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ये इनिशियल टेंजेंट होगी। यहां पर जहां पर आपका 0.2% स्ट्रेन हो, जहां पर आपका क्या हो, 0.2% स्ट्रेन हो, वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल, पैरेलल किसके, वहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू द इनिशियल टेंजेंट, पैरेलल टू द इनिशियल टेंजेंट। तो मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू द इनिशियल टेंजेंट। जहां पर ये मिलता है मेरे कर्व से, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है, उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है, उसको मैं क्या बोल देता हूं, यील्ड स्ट्रेस बोल देता हूं, ठीक है, या फिर प्रूफ स्ट्रेस बोल देता हूं। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। सर हमेशा हम 0.2% से ही क्यों लेते हैं, इसका भी रीजन है। हाँ, हाँ, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन जानना जरूरी होता है, तो उसको मैं आपको बता देता हूं। एक यहां पर, यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि आपकी जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है, जो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है, वहां पर क्या होता है, योर स्ट्रेन इंक्रीजेस, योर स्ट्रेन इंक्रीजेस एट अ रेट 50% greater than that shown by initial tangent to stress strain diagram। प्रोपोर्शनैलिटी जनरली हम ये देखा जाता है कि आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के आसपास, ठीक है। देखिए आप माइल्ड स्टील में भी हमने अलग अलग पॉइंट बना के दिखाए थे,
ठीक है, कि ऐसे ऐसे पॉइंट बन रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट यहां पे है, अपर यील्ड पॉइंट यहां पे, लोअर यील्ड पॉइंट यहां पे है। लेकिन जब आप एक्चुअल में जब आप यहां पे उसका टेस्ट करेंगे ना, आपको दोनों के बीच में डिफरेंस करना पता करने मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बहुत पास पास होते हैं ये। तो यहां पर क्या होता है, मैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट की यहां पे बात कर रहा हूं और यील्ड स्ट्रेस के बारे में बात कर रहा हूं यहां पर, तो दोनों पॉइंट बहुत पास पास होते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के आसपास यहां पर आपका स्ट्रेन जो होता है, इट इंक्रीजेस एट अ रेट ग्रेटर देन 50% देन दैट शोन बाय इनिशियल टेंजेंट टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आगे बात में क्लियर है? अब हमने क्या किया, जब हमने 0.2% से एक लाइन ड्रॉ करी और ये यहां पे जाके मिली, हमने ये नोटिस किया कि भैया इस स्ट्रेस पर भी सेम जो स्ट्रेन इंक्रीज हमें मिल रहा था, इट वाज अप्रोक्सीमेटली 50% ग्रेटर देन इनिशियल स्ट्रेस। बात समझ आ गई बात? तो यहां पे मैंने इसी को इस 0.2% स्ट्रेन पर जो मेरे को स्ट्रेस मिलता है, उसी को मैं प्रूफ स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस की कैटेगरी में डाल देता हूं। ये चूज किया गया, ये कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, हमने चूज किया है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जो प्रॉपर्टीज आ रही थी वो आपकी ऑलमोस्ट सेम आ रही थी। आई होप ये बात समझ आ गई होगी आपको। हम हमेशा पढ़ते तो है 0.2%, 0.2%, लेकिन क्यों भाई, ये भी तो जानो। आई होप ये आपको कुछ नया मिला होगा यहां से लेक्चर से। अगर आपको लेक्चर में कुछ नया मिलता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता तो दीजिए कुछ, कैसे लग रहे हैं, क्या लग रहा है। चलिए, तो आई होप ये सब बातें आपको क्लियर होगी होंगी, और ये बात तो आपको मैंने बताई ही दी है कि EAL इज इक्वल टू 1/3 ऑफ EST। एल्यूमिनियम का जो यील्ड स्ट्रेस है, इट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ योर यील्ड स्ट्रेस ऑफ योर माइल्ड स्टील। क्लियर है? अब हम यहां पर बात करने वाले हैं, यहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माय ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल के बारे में आप एक चीज तो जानते हैं कि उस इट इज बेस्ट इन कंप्रेशन देन इन शेयर एंड लीस्ट इन टेंशन। क्लियर है? चलिए, ब्रिटल मटेरियल की एक और खास बात है कि इसका पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन 5% से ज्यादा नहीं होता है। हाँ ठीक है, ये बात भी आप जानते हैं। इसमें एक और चीज आप जानते हैं कि इसमें एकदम से फेलियर होता है, सडन फेलियर होता है, इसमें कोई यील्डिंग देखने को नहीं मिलती, इसलिए इसको ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। और कहीं पर भी हम डिजाइनिंग करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स में, वहां पे हम ब्रिटल मटेरियल को यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एकदम से फेल हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। आपने जो कभी भी आप जो आरसीसी में भी डिजाइनिंग करते हैं, वो आप करते हैं आइदर अंडर इनफोर्स और बैलेंस्ड। बैलेंस भी नहीं रखते, हमेशा जनरली अंडर अंडर इन्फोर्स होते हैं, ओवर इन्फोर्स नहीं लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कंक्रीट में पहले फेलियर हो जाता है आपके स्टील से। याद है ये सब चीजें? क्लियर है? कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, आपको भागने का मौका ही नहीं मिलेगा, सडन फेलियर हो जाएगा बिल्डिंग का। लेकिन अंडर स्ट्रेस में आपका क्या होता है, यील्डिंग पहले हो जाती है। यील्डिंग अगर हो रही है तो भैया भागने का मौका तो मिल जाएगा। बात समझ आ गई? तो इसमें कोई भी यील्डिंग देखने को नहीं मिलती है। आप यहां पर देख भी सकते हैं, यहां पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका कर्व है एक ब्रिटल मटेरियल का, इसमें कोई यील्डिंग नहीं है। इसका एक और पॉइंट, जिस स्ट्रेस पे आपकी क्रैकिंग आ रही है, फर्स्ट क्रैक डेवलप हो रहा है, और जिस स्ट्रेस पे पूरा रप्चर हो रहा है, दे आर वेरी क्लोज। दोनों पॉइंट क्या है, बहुत क्लोज होते हैं। चलिए, ये बात आपको मेरे ख्याल समझ आ गई। एक और चीज, ब्रिटल मटेरियल में जरूरी नहीं है, ब्रिटल मटेरियल में जरूरी नहीं है कि ये थीटा और ये थीटा आपका हमेशा सेम हो। ये आपके अलग अलग भी हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इन होमोजेनिटी। डक्टाइल मटेरियल आपको बताया था कि मैक्सिमम डक्टाइल मटेरियल में ये दोनों एंगल आपके सेम होंगे। ये दोनों एंगल सेम होने का मतलब क्या है, योर ई इन टेंशन एंड ई इन कंप्रेशन बोथ आर सेम। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में ये जरूरी नहीं है, इसको बोलते हैं हम हमारा स्ट्रेस इन होमोजेनिटी, इसको बशिंगर इफेक्ट भी बोलते हैं। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई हैं? ठीक है, यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। चलिए, हमने माइल्ड स्टील में पढ़ा था कि उसमें जो फेलियर हो रहा है वो कब एंड कौन फेलियर हो रहा है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल में कप एंड कौन फेलियर नहीं होगा। अगर आप यहां पे टेंसाइल टेस्टिंग करते हैं, उसमें क्या होगा, इस तरीके से फेलियर होगा। ठीक है, याद रखना इस बात को, इट विल फेल एट 90 डिग्री टू द अप्लाइड लोड।
समझिए इस बात को बहुत ज्यादा। यहां पर ये जो पॉइंट लिखे हैं ना, ब्रिटल मटेरियल फेल्स एट 90 डिग्री, डक्टाइल मटेरियल फेल्स, फ्यूल्स नहीं, फेल्स एट 45 डिग्री। इन दोनों पॉइंट को नोट कर लेना टेंशन टेस्ट में, ठीक है। वेयर एज इन टॉर्जन टेस्ट में ब्रिटल मटेरियल 45 डिग्री पे फेल होगा एंड योर डक्टाइल मटेरियल आपका 90 डिग्री फेल होगा। सर ऐसा क्यों, हमें समझ नहीं आया, ये तो रटवा दिया आपने। रटवाया नहीं है, समझाऊंगा, ठीक है। अभी मैं समझा भी थोड़ा बहुत, लेकिन इसको बेटर आप समझेंगे जब मैं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। समझिए इस बात को। अभी आपको मैंने बताया कि मेरा जो यहां पर ब्रिटल मटेरियल है, वो क्या होता है, इट इज बेस्ट इन कंप्रेशन देन इन शेयर एंड वीकेस्ट इन टेंशन। अगर वीकेस्ट इन टेंशन है तो ये भैया मटेरियल हमेशा वहीं पर फेल होगा जहां पर मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो होंगे, ठीक है ना। शेयर में फेल होने से पहले ये टेंशन में फेल हो जाएगा। तो यहां पर मेरे पास बार है, यहां पर मेरे पास ये बार है, इसके ऊपर यहां पर मैंने इस तरीके से लोडिंग लगाई। मैं इसके अंदर यहां पर कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं, इस एलिमेंट को मैं यहां पे अलग से बनाकर दिखा देता हूं। तो ये मान लीजिए आपका सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो यहां पर ये मैंने सिग्मा दिखा दिया, ये मैंने यहां पर सिग्मा दिखा दिया। क्लियर है। आप याद कीजिए बीटेक में आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल प्लेन जो होता है जिसपे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस आते हैं, वहां पर शेयर स्ट्रेसेस जीरो होते हैं। तो क्या आपको इस वाले प्लेन पर कोई भी शेयर स्ट्रेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहे हैं? नॉर्मल स्ट्रेस दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? प्रिंसिपल प्लेन हुआ। इस पर जो स्ट्रेस आया है ये आपका मैक्सिमम आया है, ठीक है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका फेलियर होगा वो इसी प्लेन के अलोंग होगा, ठीक है, एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री टू द अप्लाइड लोडिंग। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। लेकिन जब मैं यहां पे डक्टाइल मटेरियल के बारे में बात करता हूं, अगर ये डक्टाइल मटेरियल होता तो वो फेल होता है शेयर में, ठीक है। और यहां पर आपका ये मैंने एलिमेंट बना दिया, यहां पर मैंने आपका ये एलिमेंट मैंने बना दिया, ठीक है। इस पर मैंने इस तरीके से क्रैश क्यों हो गया यार? नया लैपटॉप है ये वगैरह, बढ़िया, पता नहीं ये क्रैश क्यों हो रहा है बार बार। सॉरी फॉर द डिले। हम कहाँ पे थे? हाँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, इस तरीके से स्ट्रेसेस दिखाए। अब जो फेल होगा ये शेयर पे होगा, और यहां पे जो आपका मैक्सिमम शेयर आता है वो 45 डिग्री पे आता है, इसलिए जो फेलियर होता है 45 डिग्री पे होता है। किसमें? डक्टाइल मटेरियल, या फिर मैं स्टील में बात करूं, ठीक है, स्पेसिफिक स्टील के बारे में बात करूं, इसमें कप एंड कौन फेलियर होता है, आगे बात समझ। लेकिन जब मैं टॉर्जन की बात करता हूं, जब टॉर्जन लगता है, ठीक है, जब टॉर्जन लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, तो ठीक है, तो ये मैंने यहां पर इसको पकड़ लिया है, यहां पर इस तरीके से क्या हुआ है, आपका टॉर्क लग गया है। तो यहां पर क्या हुआ है, अगर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं इसके अंदर, अगर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं इसके अंदर, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो मैं ये टॉर्क लगा रहा हूं तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के क्या हो रहा है, यहां पे रब हो रहा है, हाँ या ना? अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हो रहा है। तो यहां पे शेयर आएगा कि नहीं आएगा? शेयर आएगा। तो यहां पर क्या आता है, आपका शेयर आता है, यहां पर आपका शेयर आता है। इसको हम ढंग से पढ़ेंगे, यहां पर क्या आता है, आपका शेयर आता है। देयरफॉर जब टोर्जन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो फेलियर होता है डक्टाइल मटेरियल में, इट इज 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है। और ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, 45 डिग्री पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर 45 डिग्री पर क्या होते हैं आपके
जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं वो मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, ये सब समझाऊंगा मैं, डरिए मत। अभी सिर्फ मैंने आपको ये पॉइंट मैंने बताया है, इसको नोट कर लीजिए। कई एग्जामिनेशन पूछा गया है। ठीक है, आप नेट पे सिर्फ सर्च कर दीजिए ना, ब्रिटल मटेरियल फेल्स एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कितने एग्जाम में पूछा गया है तो आपको दिख जाएगा। टेंशन में कब फेलियर होता है, ट्रोजन कैसे फेलियर हो रहा है, ये नोट कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूं मैं। चलिए, तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई है। दोबारा फोन क्यों आ रहा है मेरे भाई। उसके बाद ये सब मैंने आपको बातें बता दी हैं कि अगर मैं यहां पे इलास्टिक पॉइंट तक लोडिंग करूंगा और जो अनलोडिंग करूंगा, दोनों कर्व सेम आएंगी। लेकिन अगर मैं इलास्टिक पॉइंट के आगे ले जाऊंगा, ये मेरा इलास्टिक पॉइंट है और ये मेरा यहां पे इसके आगे ले गया और फिर मैंने अनलोडिंग करी, तो अनलोडिंग कर्व मेरी ये बनेगी। ठीक है, ये सब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कुछ भी मैंने आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। यहां पे क्या आ गया, ये परमानेंट स्ट्रेन आ गया है इसमें। ये सब बातें आपको बता चुका हूं। अब हमें यहां पे क्रीप के बारे में पढ़ना है, लेकिन टाइम हमारा 9:47 हो गया है। मेरा ऑफिस 10 o'clock पे है, मुझे तुरंत भागना पड़ेगा। तो इसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छा रखे हैं। देखिए, ये सब मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए, बाय बाय।